सोनल जब से सिद्धार्थ से मिली थी तब से ही उसने सिद्धार्थ के एरोगेंट बिहेवियर को नोटिस किया था। कई बार उसने उसे बुरी तरह परेशान भी किया, कई बार सोनल की जिंदगी को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की भी कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद एक सच ये भी था कि सिद्धार्थ ने उन दोनों की पहली मुलाकात से लेकर आज तक हर बार सोनल को प्रोटेक्ट किया था। सिचुएशन चाहे जैसी भी क्यों न रही हो, हर बार वो चट्टान की तरह आकर सोनल के साथ खड़ा रहा और उसे कभी ये फील नहीं होने दिया कि इस दुनिया में वो अकेली है। ये सब सोचकर उसे और भी ज्यादा गिल्ट फील होने लगा था। सोनल ने एक बार घड़ी की तरफ नजर डाली। रात के 10 बजने को आए थे, मगर सिद्धार्थ का अब तक कहीं कोई अता पता नहीं था। उसने एक बार फिर से उसका नंबर डायल किया, मगर अभी सिर्फ 2 बार ही रिंग गई थी कि दूसरी तरफ से कॉल डिक्लाइन कर दिया गया। सोनल ने एक बार चौंकते हुए फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और फिर से नंबर डायल कर दिया, मगर इस बार एक रिंग भी मुश्किल से गई होगी और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। धड़कते दिल के साथ उसने तीसरी बार कॉल किया, मगर इस बार कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ और उसकी जगह एक रिकॉर्डेड फीमेल वॉइस सुनाई दी। Sorry, the number you have dialed is not reachable at the moment. Please try again later. सोनल की आंखों में आंसुओं के साथ साथ होठों पर एक मुस्कान भी आ गई। सिद्धार्थ उससे इतना ज्यादा नाराज था कि उसके कॉल से परेशान होकर उसने उसे ब्लॉक ही कर दिया था, मगर सोनल भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। सो अब उसने डिसाइड किया कि अब वो उसे डायरेक्ट मैसेज से अपनी बात कहेगी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए चैट मैसेज ओपन किया और मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? मगर फिर कुछ सोचकर उसने ये मैसेज डिलीट कर दिया। वो दोनों इतने भी फ्रेंडली नहीं थे कि वो उससे सीधे सीधे ऐसे सवाल करे। और फिर सिद्धार्थ उससे नाराज भी तो था, उसने दूसरा मैसेज टाइप करना शुरू किया। सिद्धार्थ, अब भी नाराज हो मुझसे? मैसेज सेंड करने से पहले उसने एक बार मैसेज की तरफ देखा और अपना सिर पीट लिया। क्या स्टूपिड क्वेश्चन कर रही है तू उससे सोनल? ऑफ कोर्स नाराज है वो तुझसे, तभी तो तेरा नंबर ब्लॉक किया है उसने। आखिर में काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने फिर से मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। प्लीज गुस्सा थूक दो ना और मुझे माफ कर दो। प्लीज 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 रिप्लाई जरूर करना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इस टाइम उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो मैसेज सेंड कर दिया। दूसरी तरफ होटल ड्रीम पैलेस में अमन टीवी का रिमोट हाथ में लिए बोरियत से टीवी चैनल्स बदल रहा था। उसी वक्त सिद्धार्थ की फोन पर मैसेज टोन बजी और स्क्रीन चमकने लगा। उसने बैठे बैठे ही थोड़ा उचकते हुए एक नजर फोन पर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, चलो किसी में तो समझदारी है, अब भी हार नहीं मानी है उसने। सिद्धार्थ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए एक बार फोन की तरफ देखा, मगर मैसेज पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखेगा नहीं, क्या कह रही है वो तुझसे? अमन ने एक हल्की सी हंसी के साथ उससे पूछा। इसमें देखने लायक क्या है? मुझे अपना मूड और खराब करने का कोई शौक नहीं है, सिद्धार्थ ने लापरवाही से जवाब दिया। ठीक है, जब तुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है तो मैं ही देख लेता हूँ वो क्या कह रही है। कहते हुए उसने झुककर सिद्धार्थ का फोन टेबल पर से उठा लिया। अभी उसने उसका पासवर्ड एंटर करने के लिए फर्स्ट की ही प्रेस की थी कि सिद्धार्थ ने एक झटके से उसके हाथ से फोन छीन लिया। उफ, ये तड़प, बस यही देखनी थी मुझे। अमन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, शट अप। सिद्धार्थ ने नाराजगी से उसे देखते हुए कहा और फिर अपनी नजरें फोन की स्क्रीन पर डाली। खुद सोचकर उसने मैसेज ओपन कर दिया। सोनल का मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई थी। ऐसा भी क्या कह दिया उसने जो इतना स्माइल कर रहा है तू? अमन ने थोड़ा क्यूरियस होते हुए पूछा। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कहते हुए सिद्धार्थ ने तुरंत सोनल के मैसेज का रिप्लाई कर दिया। ओह, तो फाइनली अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया। बट डोंट यू थिंक माफी मांगने के लिए अब बहुत देर हो गई है? इट्स टू लेट सोनल मेहता। पायल की जब नींद खुली तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। यही नहीं, उसकी पूरी बॉडी में भी दर्द हो रहा था और उसे वीकनेस भी महसूस हो रही थी। दर्द से कराहते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया। विंडो ग्लास से हल्की सी रोशनी रूम में आ रही थी। रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी। शायद रात का वक्त था, इस वजह से रूम लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। जब पायल फाइनली पूरी तरह से होश में आई तो उसने इधर उधर देखा। नहीं, ये उसका कमरा नहीं था, बल्कि वो तो किसी अनजान जगह पर थी। रूम के इंटीरियर को देखकर उसने गेस किया कि वो किसी होटल रूम में थी। पायल का कलीजा धक से रह गया। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे और एक ही पल में उसकी आंखों के सामने कल रात का सारा इंसिडेंट घूम गया। सिद्धार्थ ने उसे बुरी तरह धमकाने के बाद अब्बास दारूवाला के घर में उस वेटर के साथ उसे अकेला छोड़ दिया था। सिद्धार्थ के जाने के बाद जितनी देर वो होश में रही वो बार बार उसे अपने करीब आने के लिए उकसाता रहा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाती थी वो बड़ी बेरहमी से खुद को उससे दूर भी हटा देता था। दिमाग पर काफी जोर डालने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ इस होटल रूम में कैसे आ गई। कांपते हाथों से उसने अपनी बॉडी पर पड़ी बेडशीट को हटाया और एज एक्सपेक्टेड कपड़ों के नाम पर उस बेडशीट के अलावा और कुछ भी उसकी बॉडी पर नहीं था। बाथरूम में आते ही कोई आवाज सुनकर पायल एकदम से चौंक गई। वो इस कमरे में अकेली नहीं थी, ये जानकर अब वो और भी पैनिक होने लगी थी। बाथरूम में से पानी की गिरने की आवाज आ रही थी। उसका दिल फुल स्पीड से धड़क रहा था, फिर भी खुद को मजबूत करते हुए उसने अपनी नजरें बाथरूम के दरवाजे पर गड़ा दी। पायल पिछले कई सालों से एक्ट्रेस बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। इस फील्ड में आने से पहले ही उसने इन सब चीजों के लिए खुद को तैयार कर लिया था। बेसिकली वो काफी ओपन माइंडेड थी, लेकिन फिर भी ड्रग्स के नशे में किसी वेटर के साथ रात बिताना ये उसे किसी हाल में मंजूर नहीं था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आनी बंद हो गई थी। बाथरूम का दरवाजा खुला और इसके साथ ही पायल ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। फाइनली जाग गई तुम? नमन ने बाथरूम से बाहर आते हुए पूछा। नमन! पायल खुशी से भरकर चिल्लाई। नमन को देखकर उसकी सारी टेंशन दूर हो गई और वो एकदम रिलैक्स महसूस कर रही थी। अब वो ड्रग्स के नशे से भी पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। नो डाउट नमन ने ही इन सब में उसकी हेल्प की थी। आज पायल को अपनी पसंद पर सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। अभी नमन से उसकी शादी तो क्या एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी। उसके बावजूद जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होती थी ना, नमन हमेशा किसी फरिश्ते की तरह आकर उसे किसी न किसी तरह सारी मुसीबतों से बचा लेता था। खुशी से भरकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, नमन तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें यहाँ देखकर कितनी खुश हूँ। मुझे पता था तुम मेरी हेल्प करने जरूर आओगे नमन। तुम्हें पता है मैं कल रात कितनी डर गई थी। कहते हुए पायल की आंखों में आंसू आ गए, मगर अचानक गुस्से में भरकर दांत पीसते हुए उसने कहा, बास्टर्ड सिद्धार्थ रॉय कपूर, तुम्हें पता है उसने कितनी घटिया हरकत की है मेरे साथ। नमन ने तेजी से रूम में आते हुए रूम की लाइट्स ऑन कर दी। पूरे कमरे में तेज रोशनी हो गई। पायल, मैं भी तुमसे यही जानना चाहता था, क्या जरूरत थी तुम्हें सिद्धार्थ रॉय कपूर से उलझने की? नमन के सवाल से पायल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था, जैसे उसकी कोई चोरी नमन ने पकड़ ली हो। मगर तुरंत खुद को संभालते हुए उसने कहा, व्हाट आर यू सेइंग? मुझे क्या पड़ी है उस रईस ज़ादे से उलझने की? मुझे भी सैकड़ों काम होते हैं। तुम्हें लगता है मेरे पास इतना फालतू का टाइम है कि मैं जाकर उससे उलझती रहूंगी? हाँ। नमन कुछ पलों तक उसे देखता रहा,
फिर पलटकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर सड़कों पर शोर शराबे के बीच गाड़ियां फुल स्पीड से दौड़ रही थी और ऊपर तारों से भरा आसमान था, बिल्कुल शांत। नमन ने आसमान की तरफ देखते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की, मगर उसे अपने दिल में सड़क के ट्रैफिक जितनी ही हलचल और शोर महसूस हो रहा था। उसने अपने लिए एक सिगरेट सुलगाई और उसके 2 लंबे लंबे कश लगाने के बाद पायल की तरफ मुड़ते हुए बोला, रियली? तुम्हें पता है सिद्धार्थ रॉय कपूर ने मुझसे क्या कहा? नमन ने पलटकर खिड़की से टेक लगाकर खड़ी होते हुए कहा, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह ये बात बिठा दूं कि अगर तुमने दोबारा सोनल के साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो अगली बार उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। सो कुड यू एक्सप्लेन मी दिस? नमन की बात सुनकर पायल के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे क्या पता वो किस बारे में बात कर रहा था, शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। मगर फिर उसने तुरंत उठकर सीधा बैठते हुए कहा, एक्चुअली मुझे तो लगता है ये सब सोनल का ही किया करा है। वो हम दोनों से बदला लेना चाहती है। हम दोनों ने उसे घर से निकाल दिया था ना, इसलिए शायद अब वो जानबूझकर सिद्धार्थ को मेरे खिलाफ भड़का रही है और उसकी झूठी बातों में आकर सिद्धार्थ मुझे हर्ट कर रहा है। नमन अब थक चुका था, फिजिकली भी और मेंटली भी। उसे अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। अब्बास दारू वाला ने पायल को ड्रग्स की बहुत ही हेवी डोज दी थी। पायल के ऊपर से ड्रग्स के असर को खत्म करने की कोशिश में खुद वो बुरी तरह थक गया था और पूरी रात जागता रहा था, मगर उसे सोनल की भी फिक्र हो रही थी। सो उसे नींद भी नहीं आई। उसने आधी रात को ही सोनल को 2 बार कॉल किया, मगर उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स उसे अब तक नहीं मिला था। जब उसे सिद्धार्थ की धमकी याद आई तो उसकी टेंशन और बढ़ गई। जिस हद तक गुस्से में सिद्धार्थ ने उसे वार्न किया था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि सोनल के साथ जरूर कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। वैसे भी पायल सोनल को कभी पसंद नहीं करती थी, ये तो नमन अपनी आंखों से देख चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने इस बार ऐसा क्या कर दिया था जिससे सिद्धार्थ अपने गुस्से की सारी हदें पार करने पर मजबूर हो गया था। नमन ने पिछली पूरी रात फोन को देखते हुए ही बिता दी थी। सुबह उसने फिर से सोनल को कॉल किया। इनफैक्ट पूरे दिन उसने कई बार सोनल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। शाम होते होते उसके फोन की बैटरी डेड हो गई। होटल के जिस रूम में वो पायल के साथ ठहरा हुआ था, उसका लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा था। सो अब उसके पास सोनल से कांटेक्ट करने का कोई जरिया भी नहीं बचा था। हारकर वो पायल के होश में आने का इंतजार करने लगा ताकि सीधे सीधे उसी से पूछ सके कि आखिर कल रात हुआ क्या था। वक्त काटने के लिए उसने टीवी ऑन किया, मगर वहां चल रही ब्रेकिंग न्यूज देखकर वो एकदम से शॉक रह गया था। न्यूज चैनल्स लगातार रजत सभरवाल के अरेस्ट होने की खबर चला रहे थे। उसे देखकर उसे अब कुछ अंदाजा होने लगा था कि कल रात क्या हुआ होगा। सच में ऐसा ही है ना? कोई और बात तो नहीं है ना? नमन ने बहुत ही शांत आवाज में उससे ये सवाल किया था, मगर उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ झलक रही थी। और क्या बात हो सकती है? पायल ने भी उसके सवालों को इग्नोर करते हुए कहा। नमन से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने परेशानी से अपने फोरहेड को उंगलियों से मसलते हुए पूछा, ओके, रजत सभरवाल के साथ क्या हुआ ये तो तुम्हें पता ही होगा। नमन का सवाल सुनकर अब पायल का दिल जोरों से धड़कने लगा था, मगर अपनी बेस्ट एक्टिंग स्किल्स दिखाते हुए उसने कंफ्यूज होने का नाटक किया। क्या हुआ रजत सभरवाल के साथ? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। क्या हुआ उसके साथ? नमन अब पूरी तरह उकता चुका था। उसने सिगरेट को एशट्रे में रगड़ कर बुझा दिया और पायल की तरफ मुड़ते हुए थोड़े सख्त लहजे में बोला, प्लीज पायल, डोंट एक्ट लाइक यू डोंट नो एनीथिंग। नलिनी आंटी ने 2 दिन पहले ही हमारे सामने मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशन का जिक्र किया था और साथ ही मुझे उस कंडीशन के बारे में भी बताया था जो रजत सभरवाल ने मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को लोन देने के बदले में मेहता अंकल के सामने रखी थी। सो मैं पहले से सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। नमन वो मैं पायल अब स्पीचलेस थी। सो उसकी जुबान बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। पायल, मैंने तुम्हें एक बार नहीं बार समझाया है कि रजत सभरवाल जैसे लोगों के साथ रिलेशंस रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे इतना भी अपने सिर पर नहीं चढ़ने देना चाहिए कि खुद तुम्हारी गर्दन उस रिश्ते के बोझ के नीचे दबने लग जाए। आखिर क्यों तुम सब पर मेरे इतने समझाने का भी कोई असर नहीं होता? उसका अंजाम कल रात देख लिया ना तुमने। आर यू हैप्पी नाउ? नमन ने अब एकदम से झल्लाते हुए कहा, हाँ खुश हूं मैं। पायल ने भी गुस्से में भरकर जवाब दिया, तुम्हें दिखता नहीं है सब कुछ होने के बाद भी सोनल ने कैसे हर तरीके से मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अगर सिद्धार्थ रॉय कपूर को उस 2 कौड़ी की लड़की में कोई इंटरेस्ट भी है ना, तो अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब तक तो उसे भी पता चल गया होगा कि होटल के रूम में केवल रजत सभरवाल ही नहीं था बल्कि सोनल भी मौजूद थी। और अगर मैं सही हूं तो उसने रजत सभरवाल को सोनल के साथ वो सब कुछ करते हुए अपनी आंखों से देख लिया होगा। और इतना सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता वो उसके जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की शक्ल भी देखना चाहेगा। सो हाँ, मैं बहुत खुश हूं। पायल ने जानबूझकर ये सब कुछ नमन के सामने कहा था। बेसिकली वो एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहती थी और उसके मुताबिक वो इसमें सक्सेसफुल भी हो चुकी थी। भले ही उसके लिए उसे खुद बहुत भारी कीमत पिछली रात चुकानी पड़ी थी, मगर पायल के हिसाब से सोनल को सिद्धार्थ और नमन दोनों से दूर करने की एवज में ये कीमत बहुत ही कम थी। अब सिद्धार्थ उसे अपने घर से फेंक कर बाहर निकाल देगा और दोबारा उसे कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और नमन ये जानकर कि सोनल ने रजत सभरवाल जैसे आदमी के साथ रात बिताई है, अब उसका भी सोनल में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। मन ही मन अपने दिमाग की तारीफ करते हुए अब पायल के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। फाइनली उसने अपने रास्ते के सारे कांटे एक साथ ही उखाड़ कर फेंक दिए थे। पायल, तुम्हें हो क्या गया है? नमन ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही पायल है जिससे उसने प्यार किया था। What's wrong with me? Never mind. नमन ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं एक बार तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूँ, सिद्धार्थ से उलझना बंद कर दो। अब तक तो तुम भी समझ चुकी हो कि वो आदमी एकदम सनकी है। उससे उलझने का अंजाम कैसा हो सकता है ये तुमने कल रात खुद महसूस कर लिया होगा। अगर वो सीरियसली तुमसे बदला लेने पर उतर आया ना तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और जहां तक सोनल की बात है तो वो आज भी तुम्हारी बहन है। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम नमन? अभी नमन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पायल गुस्से से भरकर चिल्लाई, उस सिद्धार्थ रॉय कपूर ने मुझे इतना परेशान किया, तड़पाया, धमकाया, और तुम अब भी सोनल की साइड ले रहे हो? मुझसे ज्यादा, अपनी होने वाली बीवी से ज्यादा तुम्हें उस लड़की की परवाह है। पायल, मुझसे बेहतर तुम्हें पता होगा कि कल रात सोनल के साथ क्या हुआ होगा। सो प्लीज ओवर रिएक्ट करना बंद कर दो। अगर गलत तुम्हारे साथ हुआ है तो उसके साथ भी गलत हुआ है। कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मैं तुम्हें बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ। यू आर लाइक अ स्ट्रेंजर नाउ। नमन ने एकदम से हताश होते हुए कहा, स्ट्रेंजर? पायल ने उसे टॉन्ट मारने वाले अंदाज में एक स्माइल देते हुए कहा, कल रात जब तुम मेरे साथ बेड शेयर कर रहे थे तब तो मैं तुम्हें स्ट्रेंजर नहीं लगी। अब अचानक क्या हो गया है तुम्हें? चलो कल रात की बात छोड़ भी दो। क्या सोनल को धोखा देने वाली मैं अकेली थी? नमन, तुम भी बराबर के हिस्सेदार थे
और मुझसे ज्यादा बड़ा धोखा तो तुमने उसे दिया था। मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी नमन, तो बेसिकली तुम बदल गए हो, मैं नहीं। नमन को उसकी बातों से तकलीफ तो बहुत हो रही थी, मगर फिर भी उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, मैंने कल रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब मेरी मजबूरी थी पायल। मैं चाहता तो तुम्हें हॉस्पिटल भी लेकर जा सकता था, मगर तुम अब कोई कॉमन पर्सनालिटी नहीं रह गई हो। यू आर अ पब्लिक फिगर, लोग पहचानते हैं तुम्हें पता भी है कल रात तुम कितनी खराब कंडीशन में मेरे सामने पड़ी थी। अगर ऐसी हालत में तुम्हें किसी के भी सामने लेकर जाता तो तुम्हारी इमेज पर उसका कितना खराब इंपैक्ट पड़ता, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। नमन की बातें सुनकर गुस्से से पायल का खून खौलने लगा था। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, मगर नमन ने उसे हाथ से चुप रहने का इशारा करते हुए आगे कहा, कल रात रचित सभरवाल के साथ जो कुछ भी हुआ, फिलहाल सारे चैनल्स उसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह शो कर रहे हैं। बेड के साथ वाली टेबल पर तुम्हारा बैग और फोन रखा है। चाहो तो अपनी आंखों से रचित सभरवाल की हालत देख सकती हो। शायद उसके बाद तुम सही डिसीजन ले पाओगे तुम्हें आगे से सिद्धार्थ रॉय कपूर से उलझने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। कहते हुए नमन ने एक पल को रुककर पायल की तरफ देखा और दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, एनीवेज, मुझे तुम्हें जो समझाना था मैंने समझा दिया। मेरी बातें मानना या ना मानना ये तुम्हारी मर्जी है। अगर अब भी अपनी गलतियों से तुमने सबक नहीं सीखा तो मुझे अफसोस होगा, आगे शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर जाते हुए उसने कहा, बाय द वे, सुबह से लेकर अब तक तुम्हारे एजेंट्स के अनकाउंटेबल कॉल्स आ चुके हैं, सो एक बार बात कर लेना उनसे। मैं भी आज पूरा दिन ऑफिस नहीं जा पाया। अब तुम ठीक हो गई हो, सो आई टेक माय लीव। कहकर झटके से दरवाजा बंद करते हुए वो वहां से चला गया। दरवाजा बंद होने की तेज आवाज ने पायल के गुस्से को और भड़काने का काम किया। उसने अपने पास पड़ा एक पिलो उठाया और गुस्से में पूरी ताकत से उसे बंद हो चुके दरवाजे पर ही दे मारा और चिल्लाई, ओह फाइन, चले जाओ यहां से, आई डोंट केयर। पिछली रात जब पायल ने नमन को कॉल करने की कोशिश की थी तो सिद्धार्थ ने उसके हाथ से फोन छीन लिया था। बाद में काफी मांगने पर भी उसने उसका फोन वापस नहीं किया था। जब उसे उसका फोन लेकर जाना ही नहीं था तो उसने उससे फोन छीना ही क्यों था? पायल के मन में अब भी ये सवाल खटक रहा था, मगर फिलहाल इन सब बातों को सोचने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। सो उसने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी एजेंट को कॉल किया। हेलो जेनी, व्हाई आर यू कॉलिंग मी? फोन की दूसरी तरफ से उसके एजेंट की परेशानी से भरी हुई आवाज आई। थैंक गॉड फोन तो उठाया तुम। अक्खा दिन किधर थी तुम? डू यू हैव एनी आइडिया इधर एक नाइट में क्या क्या हो गया है? पायल ने आराम से बेड से पीठ टिकाते हुए अपने लिए एक सिगरेट सुलगाई और उसके कश लगाते हुए बोली, वो बहुत थक गई थी, सो आई जस्ट स्लेप्ट थ्रू द डे। व्हाट हैपेंड? व्हाट? ही तो रातों रात पूरी इंडस्ट्री में साइक्लोन आ गया, सब इधर का उधर हो गया और तुम आराम से उधर सोता था। बाय द वे, ठीक है क्या? बिकॉज़ जो कुछ भी इधर हुआ है ना, वो सब जानने के बाद तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। जेनी ने बौखलाई हुई सी आवाज में कहा। पायल अब तक तो एकदम रिलैक्स लग रही थी, मगर जेनी की आवाज में बेचैनी और परेशानी को महसूस करके अब उसने भी थोड़ा चौंकते हुए पूछा, बात क्या है? साफ साफ बताओ। मैडम, बात यह है कि अब तुम प्यार है सिर्फ तुमसे की लीड एक्ट्रेस नहीं रह गया है, डायरेक्टर ने तुम्हारा रोल काटकर किसी और को लीड दे दिया है। पायल उसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक गई, मगर फिर 2 सेकंड के अंदर वापस रिलैक्स भी हो गई। जेनी, ये कोई वक्त है मजाक करने का? एक पल को तो मैं तुम्हारी बात सुनकर घबरा गई थी। अगर इस सीरियल की शूटिंग शुरू नहीं होती ना तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लेती, मगर पिछले 1 महीने से मैं सीरियल का एक काफी बड़ा हिस्सा शूट कर चुकी हूँ। अब वो मुझे चाहकर भी रिप्लेस नहीं कर सकते। मैडम, तुमको लगता है मैं तुमसे ऐसा मजाक करेंगी? हाँ। जेनी ने अब एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नो, दैट्स इम्पॉसिबल। पायल का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था। इस रोल को पाने के लिए पायल ने क्या कुछ नहीं किया था। सालों मेहनत की थी उसने। अगर उसकी बात छोड़ भी दें तो कुंदन लाल मेहता ने पायल के करियर को बनाने के लिए मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से पूरे 10 करोड़ की रकम इस सीरियल में इन्वेस्ट की थी। ऐसे कैसे वो उसे रातों रात बाहर कर सकते थे? अरे मैडम, इस इंडस्ट्री में रातों रात कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। डायरेक्टर ने खुद ने बोला कि उनको उनके सीरियल के वास्ते नया इन्वेस्टर मिल गया है, उसी की डिमांड पर तो तुमको रिप्लेस किया गया है। अभी ये रोल वो एक्ट्रेस करेगी जिसको उस इन्वेस्टर ने चूज किया है। मैडम, मेरे को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, उस इन्वेस्टर को तुमसे क्या लफड़ा है? तुमको काहे को रिप्लेस किया उसने? जेनी ने अब उसके साथ थोड़ी सिंपैथी दिखाते हुए कहा। पायल की आंखों के सामने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का चेहरा घूम रहा था। उसके अलावा उसके साथ ऐसी हरकत और कौन कर सकता था? कल रात तक उसकी लाइफ में सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, मगर अचानक से रातों रात जैसे कोई सुनामी आई और सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई थी। उसे अपना सब कुछ बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा था। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पायल ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी पूरी बॉडी अब घबराहट से कांपने लगी थी। जेनी, तुम्हें पता है ये नया इन्वेस्टर कौन है? पायल को अंदाजा था कि सिद्धार्थ के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता था, मगर फिर भी कंफर्म होने के लिए उसने उससे पूछा, मैडम, मेरे को पता होता तो मैं तुमसे काहे को पूछती? मैं तो खुद सुबह से ये जानने के वास्ते टेंशन में है, कौन है वो आदमी जिसने तुमको चलते शो से बाहर करवा दिया? जेनी ने परेशानी से भरी आवाज में कहा। ओके फाइन, मैं खुद डायरेक्टर से बात कर लूंगी, पता तो चले कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। पायल ने अब गुस्से से भरकर अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा। उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अब्बास दारूवाला का नंबर मिला दिया, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। 3-4 बार ट्राई करने के बाद भी जब उसका फोन नहीं लगा तो पायल की आंखों के सामने कल रात की सारी बातें एक एक कराने लगी। कैसे धोखे से अब्बास दारूवाला ने उसे अपने घर बुलाकर उसे ड्रग्स दिया और फिर उसे वहां छोड़कर चला गया। इतना ही नहीं, उसने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। गुस्से के कारण पायल का पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने अपना हाथ उठाकर फोन को जमीन पर फेंकना चाहा, मगर फिर कुछ सोचकर तुरंत रुक भी गई। उसने तुरंत अपना फोन खोलकर न्यूज चेक की। एंटरटेनमेंट न्यूज पेजेस प्यार है सिर्फ तुमसे की न्यूज से ही भरी पड़ी थी। चारों तरफ बस इसी बात की चर्चा हो रही थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया था कि सीरियल की लीड एक्ट्रेस को चेंज कर दिया गया। हर न्यूज आर्टिकल के नीचे कमेंट सेक्शन में लोगों ने पायल का मजाक बना रखा था। किसी ने लिखा था कि उसे ये रोल लंबे टाइम तक डायरेक्टर के तलवे चाटने के बाद मिला था, मगर एट द एंड उसकी हॉरिबल एक्टिंग को देखते हुए मजबूरन डायरेक्टर को उसे रिप्लेस करना पड़ा। कुछ ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि पायल शक्ल से ही एक नंबर की चालाक लड़की नजर आती है, जबकि सीरियल की लीड कैरेक्टर बहुत ही इनोसेंट और स्वीट है। इसलिए इस रोल के लिए पायल को सिलेक्ट करना ही डायरेक्टर की सबसे बड़ी गलती थी। हर तरफ पायल के तरह तरह के फनी मीम्स लोग शेयर करके उसका मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि इन सब में पायल के कुछ फैंस भी शामिल थे, जिन्हें पायल का इस तरह से अचानक सीरियल से बाहर निकल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, और अब वो इस सीरियल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और पायल को वापस उसका रोल देने की डिमांड कर रहे थे। पायल ने एक बार गौर से उस नई एक्ट्रेस को देखा और एकदम से चौंक गई। इस लड़की से वो अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में कई बार मिल चुकी थी। उसकी शक्ल भले ही ठीक ठाक थी, मगर उसकी एक्टिंग स्किल्स एकदम बकवास थी, और ये बात खुद अब्बास दारूवाला भी जानता था। फिर भी उसने पायल को इस लड़की के साथ रिप्लेस किया। ये बात उसके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। पायल बौखलाई हुई सी सारे न्यूज आर्टिकल्स और उसके नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ती जा रही थी। ये जो कुछ भी हो रहा था उसके बाद
पायल की इमेज को एक जबरदस्त धक्का लगा था। बिना सच जाने लोग उसके बारे में कुछ भी अफवाहें फैलाई जा रहे थे। ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि पायल के खराब काम की वजह से ही उसे इस तरह अचानक सीरियल से बाहर कर दिया गया था। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो आगे से उसे कभी कोई छोटा मोटा रोल तक नहीं मिलेगा। उसका पूरा करियर बनने से पहले ही उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा था। पायल को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भंवर के बीच में फंस गई है, जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने सालों की मेहनत के बाद अब जाकर इस इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाया था, मगर रातों रात वो पोजीशन किसी और ने हथिया ली थी। आज कोई और उसकी जगह इंडस्ट्री का एक नया स्टार बनकर चमक रही थी और पायल सिर्फ और सिर्फ एक मजाक का टॉपिक बनकर रह गई थी। अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसते हुए पायल जोर से चिल्लाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सोनल। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। इन सब का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। पायल ने अब्बास दारूवाला से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी उससे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। आखिर में उसने उसके घर जाकर ही उससे बात करने का फैसला किया। पिछली बार उसने उसे जिस एड्रेस पर बुलाया था, एक बार फिर आज वो वहीं खड़ी थी। उसने 2-3 बार बेल बजाई, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर में बुरी तरह परेशान होकर वो उसे आवाज लगाते हुए दरवाजा पीटने लगी, अब्बास जी, अब्बास जी। मगर अब भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। खिड़कियों के पास पहुंचकर उसने उनके शीशे से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर अंदर बेहद अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शायद अब्बास दारूवाला इस वक्त घर में मौजूद ही नहीं था। मगर पायल भी आज डिसाइड करके आई थी कि बिना उससे बात किए वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। सो चुपचाप वहीं दरवाजे पर खड़ी रहकर वो उसके घर आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर पहले ही बारिश होकर रुकी थी, सो बाहर का माहौल उमस भरा हो गया था। कभी कभी कुछ ठंडी हवा चलने से कुछ सुकून मिल जाता था। वहां खड़े खड़े पायल के पैर भी दर्द होने लगे थे, मगर पायल ने किसी चीज की परवाह नहीं की। करीब 1 घंटे बाद उसे दूर से ही अब्बास दारूवाला की कार घर की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। पायल पागलों की तरह दौड़ती हुई कार के पास आ पहुंची। चलती कार में ही उसने कार के विंडो ग्लास को अपने हाथों से पीटना शुरू कर दिया। अब्बास जी, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आगे चल क्या रहा है ये सब? आज मैं आपसे जवाब सुने बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब्बास दारूवाला ने विंडो ग्लास के पीछे से पायल की तरफ देखा और उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन नजर आने लगी। कार पार्क करने के बाद दरवाजा खोलकर वो पायल के सामने आकर खड़ा हो गया, मगर आज उसके चेहरे पर पायल को देखकर ना कोई खुशी नजर आ रही थी, ना ही मुस्कुराहट। पायल की तरफ देखते हुए उसने एकदम सपाट लहजे में पूछा, तुम अभी इधर क्या करती बाबा? आपने बिना बताए मुझे चलते शो से बाहर कर दिया, अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बताइए, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? पायल ने एकदम से तड़पते हुए कहा, कभी कभी न्यूज़ भी देखा करो बाबा। अब्बास दारूवाला ने कार को लॉक करते हुए कहा, क्या शो के नए इन्वेस्टर का फर्स्ट डिमांड यही था? उनको पूरा स्टारकास्ट चेंज करनी थी ना बाबा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बाबा? यहाँ आने से पहले तक पायल के मन में कुछ उम्मीद बाकी थी कि शायद अब्बास दारूवाला से मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर जिस तरह उसने भी उसे 2 टूक जवाब दे दिया था, उससे अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने कहा और आपने मान लिया। आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता अब्बास जी? आखिर आपके इन्वेस्टर को प्रॉब्लम क्या थी इस शो के स्टारकास्ट से? पिछले 1 महीने से हम लोग इस शो की शूटिंग कर रहे हैं और अब अचानक मुझे पता चल रहा है कि मुझे बाहर कर दिया गया है। बताइए, पायल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ऐसे कैसे किसी के कहने पर आप मुझे चलते शो से बाहर कर सकते हैं? हाँ, कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो नहीं बाबा। इतने साल से तुम इस इंडस्ट्री में काम करता है, तुमको तो पता है ना बाबा कि इन्वेस्टर्स के दम पर ही शो चलता है। एक्टर के बिना तो फिर भी शो चल जाता है नहीं, पर इन्वेस्टर के बिना नेवर। शॉर्ट में बोलूं तो बाबा शो का माई बाप होता है ना वो। अब वो जो ऑर्डर देंगे हमको तो वही करना पड़ेगा नहीं बाबा। उसकी बात सुनकर पायल का गुस्सा इस कदर भड़क गया था कि बिना सोचे समझे वो जोर से चिल्लाई, तो क्या तुम्हारे इस माई बाप ने तुमसे कल रात को मुझे धोखे से ड्रग्स देने का ऑर्डर भी दिया था? उसकी बात सुनकर अब्बास दारूवाला के चेहरे ने भी कई रंग बदले। साफ दिख रहा था कि पायल की बात सुनकर उसे भी तेज गुस्सा आ रहा था, मगर वो उन लोगों में से नहीं था जो गुस्से में कुछ भी भूल जाए। कहाँ क्या और कितना बोलना है, इसका पूरा हिसाब उसके पास पहले से ही मौजूद रहता था। सो पायल की बात सुनकर भी वो चुप रहा। अगर उसकी ऐसी कोई डिमांड भी थी तो आपको मुझसे पहले बात करनी चाहिए थी ना। आई एम नॉट दैट नैरो माइंडेड गर्ल जिससे ऐसी कोई भी डिमांड पूरी करवाने के लिए आपको ड्रग्स देने की जरूरत पड़ जाए। और जब आपकी जरूरत पूरी हो ही गई थी तो फिर आपको मुझे शो से बाहर करने की क्या जरूरत थी? भूल गए आप? मेरे डैड ने आपको इस शो के लिए पूरे 10 करोड़ की रकम दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस शो की लीड एक्ट्रेस थी, और आज आपने मुझे इस शो से बाहर निकाल दिया। हाउ डेयर यू? पायल ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। पायल जिस तरीके से बात कर रही थी उससे अब्बास दारूवाला की आंखें भी अब गुस्से से लाल हो गई थी, मगर उसकी बात सुनकर उसके होंठों पर एक तिरछी सी मुस्कान आ गई। तुमको अपने 10 करोड़ की पड़ी है नहीं बाबा? शो के नए इन्वेस्टर तुमको 20 करोड़ का कॉम्पेंसेशन देने को रेडी है बाबा। अभी घर जाओ नहीं बाबा, जाओ। इतना कहकर अब्बास दारूवाला अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब्बास जी! पायल पीछे से चिल्लाई। गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब्बास दारूवाला ने एक बार पीछे पलटकर उसकी तरफ देखा। पायल की हालत देखकर अब उसे भी थोड़ा अफसोस हो रहा था। आखिर आज उसी की वजह से पायल का करियर खत्म होने की कगार पर आ गया था। उसने गहरी सांस लेते हुए इस बार थोड़ी नरमी के साथ कहा, देखो नहीं बाबा, मेरे को नहीं पता उसने तुमको रिप्लेस करने का कंडीशन क्यों रखा, वो तुम बेहतर जानता होगा नहीं बाबा। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुमको बोलता है बाबा, इधर इंडस्ट्री में रहने के लिए स्ट्रगल से ज्यादा बड़े लोगों को खुश रखना इंपॉर्टेंट है, वरना जितनी स्पीड में ये इंडस्ट्री तुमको ऊपर उठाती है ना बाबा, उतनी स्पीड में नीचे भी फेंक देती है बाबा। अब्बास दारूवाला ने उसे समझाते हुए कहा। हालांकि उसे अब भी नहीं पता था कि आखिर सिद्धार्थ को पायल से प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन कल रात को जो कुछ भी हुआ था उसके बाद यह अंदाजा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं था। अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से वो भी समझ सकता था कि पायल ने उसके किसी काम में टांग अड़ाने की कोशिश की थी और आज वो उसी का अंजाम इस तरह भुगत रही थी। तो आप मुझे लेक्चर भी देंगे? हाँ, पायल ने बुरी तरह बिफरते हुए कहा। आपको पता भी है इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी? आपके इन सो कॉल्ड बड़े लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या किया था मैंने? लाखों रुपए सबको खुश करने में बर्बाद कर दिए। सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स सबकी वो जुनून डिमांड्स को बर्दाश्त करती रही। आपकी भी सारी डिमांड्स पूरी की थी मैंने, ताकि एक दिन मैं भी इंडस्ट्री की ऊंचाइयों को छू सकूं। अपनी मेहनत के दम पर मैं आज इस जगह तक पहुंची थी और आपने एक बार भी नहीं सोचा ऐसे करते हुए। अब्बास दारूवाला के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। पायल की बात सही थी, अब्बास दारूवाला को अपने किए पर कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा था। अब पायल का और सामना करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं बची थी, सो उसके सवाल को इग्नोर करते हुए तेजी से वो अपने घर के अंदर चला गया और एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। अब्बास जी, अब्बास जी, अब्बास जी, अब्बास जी, दरवाजा खोलिए अब्बास जी। पायल गुस्से में भरकर पागलों की तरह दरवाजा पीटते हुए चिल्लाई।
मगर अब्बास दारू वाला ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लगातार दरवाजा पीटते रहने से उसके हाथों में काफी चोट भी आ गई थी, मगर पायल के दिल का दर्द इस वक्त इतना ज्यादा गहरा था कि उसे कोई और दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसे समझ में आ गया था कि ये आदमी अब उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। पैर पटकते हुए वो तेजी से अपनी गाड़ी के पास आई और अपनी गाड़ी सीधे नमन के ऑफिस की तरफ घुमा दी। की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उस वक्त तक ऑफिस का लगभग सारा स्टाफ जा चुका था, मगर नमन अब भी वहां मौजूद था। There is no need to worry, Mr. प्रभाकर, आपको भरोसा है ना मुझ पर? I assure you ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। I can understand everything. Don't worry. Mr. Roy, I'm so sorry आपको इतना वेट करना पड़ा। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। No, there is no need to worry, Mr. Roy. एक के बाद एक उसके ऑफिस के सारे फोन लगातार बज रहे थे और वो परेशान हालत में बारी-बारी सबको जवाब दे रहा था। पायल को उसके ऑफिस में आए काफी देर हो चुकी थी, मगर नमन इस वक्त इतना बिजी था कि उसने एक बार भी पलटकर पायल की तरफ देखा तक नहीं। पायल का मूड पहले ही बेहद खराब था, उस पर से नमन की इग्नोरेंस उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गुस्से में नमन के पास आते हुए उसने उसके हाथों से फोन छीनकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, मगर लैंडलाइंस पर अब भी लगातार कॉल आते देखकर उसका गुस्सा और भड़क गया। एक एक कर उसने सारे लैंडलाइंस की केबल्स को खींचकर निकाल दिया। नमन ऑलरेडी बहुत परेशान था, उस पर से पायल की इस हरकत से उसे भी तेज गुस्सा आ गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पायल? ऐसे बच्चों की जैसे क्यों बिहेव कर रही हो? मेरी प्रॉब्लम क्या है नमन? क्यों तुम्हें नहीं पता मेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो लगा था अब तक पूरी दुनिया को पता चल गया होगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। जानते भी हो, मुझे बिना कोई नोटिस दिए सीरियल से बाहर कर दिया गया है। हाँ, ठीक सुना तुमने। मैं अब प्यार है सिर्फ तुमसे की लीड एक्ट्रेस नहीं रह गई हूँ। मेरी जगह ये रोल अब किसी और को दे दिया गया है। हाँ, यहाँ मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है और यहाँ मुझे कंफर्टेबल फील कराने की बजाय तुम अपने स्टूपिड से फोन कॉल्स में बिजी हो। पायल ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, हाँ पता है मुझे सब कुछ, और ये सारे फोन कॉल्स उसी का नतीजा है। हमारे साथ काम करने वाली सारी कंपनीज इसी न्यूज़ की एक्सप्लेनेशंस मांग रही हैं कि आखिर तुम्हें रातों रात चलते शो से बाहर क्यों कर दिया गया है। पायल को पहले से ही इस बात का अंदाजा था। नमन को फोन पर इतना ज्यादा बिजी देखकर उसे भी समझ में आ गया था कि उसके शो से बाहर होने का असर सिर्फ उस पर ही नहीं, नमन पर भी उतना ही पड़ रहा है। मगर इस वक्त उसका दिमाग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। तुम्हें जरूरत क्या है ऐसे लोगों की फोन कॉल अटेंड करने की? अरे इनका तो काम है बात का बखेड़ा बनाना। इन सबको इग्नोर करो। तुम बस मुझ पे फोकस करो। मुझ पर फोकस करो। पायल तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? नमन ने अब फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना सिर पकड़ते हुए कहा, दिमाग से काम लो पायल, दिमाग से। जिन लोगों के साथ काम करते हुए मैं आज इस जगह तक पहुंचा हूं, अगर उन्हीं के साथ अपने रिलेशंस खराब कर लूंगा तो आगे से मेरे साथ कौन काम करना चाहेगा? बोलो। तो कह दो उनसे अपने लिए कोई और बिजनेस पार्टनर खोज लें। उन्हें क्या लगता है कि उनकी बिजनेस डील्स के बिना हमारी कंपनी खत्म हो जाएगी? कह दो सबसे, ना तो मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज और ना ही सिंघानिया इंडस्ट्रीज को इनकी कोई भी जरूरत है। पायल ने झुंझुलाते हुए कहा। नमन अब पायल की इन हरकतों से पूरी तरह उकता गया था। कितनी आसानी से उसने कह दिया था कि वो सबसे रिश्ता तोड़ ली। पायल तुम्हें पता भी है मुझे सिंघानिया इंडस्ट्रीज को यहाँ तक लाने में कितने साल लगे हैं। दिन रात यहाँ मेहनत करता हूँ, रोज सैकड़ों मीटिंग्स अटेंड करता हूँ ताकि अपनी कंपनी के लिए अच्छी से अच्छी बिजनेस डील हासिल कर सकूँ। और तुमने आसानी से कह दिया कि मैं अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स को इग्नोर करके सिर्फ तुम पर फोकस करूँ। पायल को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। धीरे से चलते हुए वो नमन के पास पहुंची और पीछे से ही झुककर उसने नमन की गले में अपनी बाहें डाल दी। धीरे से सुबकते हुए उसने कहा, आई एम सॉरी नमन, मेरा वो मतलब नहीं था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। गुस्से में मैं वो सब भी बोल गई जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई रियली रिस्पेक्ट योर हार्ड वर्क, पर बेबी तुम मेरी सिचुएशन को भी समझो ना। मैंने भी तो कितनी मेहनत की थी उस रोल को पाने के लिए। डैड ने पानी की तरह पैसे बहा दिए थे और अब इतने दिनों तक शूट करने के बाद उन्होंने ऐसे अचानक से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। मैं टूट गई हूँ नमन, मैं टूट गई हूँ। मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहते हुए पायल ने रोना शुरू कर दिया। नमन को पायल के साथ रहते हुए एक बहुत लंबा वक्त बीत चुका था। इतने दिनों तक साथ रहने के बाद अब ऑनेस्टली उसके मन में भी पायल के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। हालांकि वो इस बात से नाराज जरूर था कि वो बिना वजह ही बार-बार सिद्धार्थ से उलझने की कोशिश कर रही थी, मगर अब उसने पायल की हालत देखी तो उसका दिल पिघलने लगा था। हे 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 हे, तुम भी साथ हो। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। कहते हुए उसने प्यार से पायल का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने सामने डेस्क पर बैठा दिया। उसके आंसू पूछते हुए उसने पूछा, तुमने अब्बास दारू वाले से बात की? क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारा रोल वापस मिल सके? उसकी बात सुनकर पायल का रोना और तेज हो गया। नहीं ना मैम, अब तो चारों तरफ ये न्यूज़ फैल गई है। नई एक्ट्रेस को मीडिया से इंट्रोड्यूस भी करवाया जा चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। और वो अब्बास दारू वाला, उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि हमें जो भी पैसे उसे शो में इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे उसका डबल हमें कॉम्पेंसेशन के तौर पर वो देने को तैयार है। कोई रास्ता नहीं बचा ना, कोई रास्ता नहीं बचा। कहते हुए पायल ने बेचैनी से नमन का चेहरा अपने दोनों हाथों से थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नमन प्लीज कुछ करो ना, मुझे कैसे भी करके उस शो में वापस जाना है। प्लीज प्लीज नमन, प्लीज डू समथिंग। लेकिन पायल तुम्हारे साथ ऐसा कर कौन सकता है? कुछ अंदाजा है तुम्हें? नमन ने कुछ सोचते हुए पूछा। हालांकि अंदाजा तो उसे भी था कि ये किसकी हरकत हो सकती है। पायल ने अपने आंसू पोंछते हुए नाम में अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता किसी को मेरे साथ ये सब करके क्या मिलने वाला है। मैंने अब्बास दारू वाला से भी पूछा, मगर उसने मुझे कुछ भी बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। इतना कहकर उसने नमन की तरफ देखा और फिर गुस्से में अपने हाथ को डेस्क पर मारती हुई बोली, But are you sure that bastard सिद्धार्थ रॉय कपूर is behind this? लेकिन पायल, सिद्धार्थ को तुम्हारे साथ ये सब करके क्या फायदा? अरे बिना किसी रीजन के वो तुम्हें क्यों टारगेट करेगा? नमन ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसका सवाल सुनकर पायल बुरी तरह चिढ़ गई। नमन, तुम मेरी साइड हो ना। आई एम योर फियांसे। मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया है और तुम मेरी बातों का यकीन करने की बजाय किसी और की साइड ले रहे हो। पायल, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि कल रात तुमने आखिर ऐसा क्या किया है कि सिद्धार्थ तुम्हें बर्बाद करने पर उतराया है? नमन ने एकदम शांत लहजे में उससे पूछा। उसके इस अचानक सवाल से पायल एकदम से सकपका गई थी। उसने अपनी नजरें उस पर से फेरते हुए कहा, मैंने क्या किया है? मगर फिर तुरंत उसकी तरफ मुड़ती हुई बोली, नमन तुम्हें पता है सोनल सिद्धार्थ के साथ रहती है, उसी के घर में।
आई एम श्योर ये सब उसी का काम है। उसी ने सिद्धार्थ को भटकाया होगा। मैंने उसे घर से निकाल दिया ना, उसकी कंपनी उससे छीन ली, और फिर लास्ट टाइम जब वो मुझसे मिली थी तब मैंने उसे गोल्फ बॉल से हिट भी तो किया था। शायद उसी सब का बदला मुझसे ले रही है नमन। नमन उसे कुछ पलों तक शक भरी नजरों से देखता रहा। पायल के इस जवाब पर उसे जरा सा भी भरोसा नहीं था। पायल, प्लीज मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करो। सच सच बताओ, सिद्धार्थ ने कल रात तुम्हें ड्रग्स क्यों दिया था? उसके सवाल को सुनकर घबराहट के मारे पायल का चेहरा सफेद पड़ गया था। अगर नमन को पता चल गया कि उसने ऐसा ही कुछ सोनल के साथ किया था तो ना जाने वो कैसे रिएक्ट करेगा। कहीं ना कहीं उसे डर था कि जो नमन अभी उसके साथ इतनी सिंपैथी दिखा रहा था, सच जानने के बाद वो भी उसका साथ छोड़ देगा। नमन अभी पायल के जवाब के इंतजार में था और पायल समझ नहीं पा रही थी कि वो नमन को क्या जवाब दे। खुद को सही साबित करने का उसके पास बस यही एक तरीका था कि वो किसी तरह सोनल को नमन की नजरों में गलत साबित कर दे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? कौन सी सब सोनल ने किया? उसी ने सिद्धार्थ को मेरे खिलाफ भड़काया है ताकि वो मुझे बर्बाद कर सके। यही बात है ना पायल, या फिर कुछ और भी है? नमन ने एक बार फिर से पूछा। और क्या बात हो सकती है? पायल ने अब अपनी नजरें फेरते हुए कहा। नमन ने खड़े होते हुए पायल को डेस्क पर से अपनी तरफ खींच लिया। उसकी हाइट पायल से काफी ज्यादा थी, सो पायल को अब सिर उठाकर उसकी तरफ देखना पड़ रहा था। नमन ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, पायल प्लीज टेल मी द ट्रूथ। नमन, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? पायल ने अब इरिटेट होकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मगर नमन ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल रात सिद्धार्थ ने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें हर वो तकलीफ, हर वो दर्द देगा जिससे होकर सोनल गुजरी है और जिसकी वजह तुम हो। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि कल रात तुमने भी सोनल को ड्रग्स दिया था? मैंने सब कुछ नहीं किया है, मैंने सब कुछ नहीं किया है। पायल फ्रस्ट्रेशन में आकर तेज आवाज में बोली, मगर ये कहते कहते उसे एक झटका सा लगा। उसने तेजी से नमन की तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए पूछा, ओह, तो एक्चुअली ये जानना चाहते थे तुम्हें इस बात की ज्यादा परवाह है कि सोनल के साथ क्या हुआ, इस बात की नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा। नमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखों में देखते हुए अपना सवाल दोहराया, सो दैट वाज द रियल रीजन, एम आई राइट? पायल को उसकी नजरें चुभती हुई सी महसूस हो रही थी। उसने पूरी ताकत लगाते हुए नमन को खुद से दूर धकेल दिया। अब मुझे समझ में आया कि इतनी बड़ी न्यूज़ सुनने के बावजूद तुमने मुझे एक बार भी कॉल करना जरूरी क्यों नहीं समझा। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मुझसे ज्यादा उसकी परवाह है तुम्हें। नमन अभी पायल की तरफ ही देख रहा था। एक कदम पीछे हटते हुए उसने धीरे से कहा, सो माय गेस इज राइट। नमन ने बहुत ही शांत लहजे में ये बात कही थी, मगर पायल को उसके ये वर्ड्स अपने कानों में पिघले शीशे की तरह चुभते हुए से महसूस हो रहे थे। नमन को खोने का डर उसकी आंखों में नजर आने लगा था। उसने पैनिक होते हुए खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की। हाँ, दिया था मैंने सोनल को ड्रग्स, लेकिन तुम जानते हो मुझे ये क्यों करना पड़ा? अपने लिए नहीं किया मैंने ये सब, मैंने जो कुछ भी किया है मैंने तो ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए किया। उस रचित समर वाले साफ कह दिया था कि जब तक उसे सोनल नहीं मिलेगी वो हमारा लोन पास नहीं करेगा। इतना कहकर गुस्से में आगे बढ़ते हुए उसने अपने दोनों हाथों से नमन का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में दांत पीसती हुई बोली, तुम्हें तो पता है कि इस वक्त कंपनी को लोन की कितनी जरूरत है। मैंने तो तुम्हें बताया भी था ना इसके बारे में, और मैंने कहा था कि मैं इसके लिए जल्दी ही कोई सोल्यूशन निकालूंगा, मगर शायद तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं था। नमन ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा, मुझे पता है तुम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते, मगर उसमें बहुत लंबा वक्त लग जाता। नमन, तुम्हें नहीं पता मैं तो ग्रुप ऑफ कंपनीज इस वक्त किन प्रॉब्लम से होकर गुजर रही है। मुझे कैसे भी करके जल्दी से जल्दी वो लोन पास करवाना था। सो तुमने सोनल के साथ ये सब कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा उसके साथ क्या हो सकता है? नमन ने गुस्से में उसका हाथ अपने कॉलर पर से हटाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पायल अपने आपे से बाहर हो गई। ये तुम मुझसे कह रहे हो नमन? क्या मैंने ये सब पहली बार किया है? इससे पहले भी तो हमने यही किया था ना सोनल के साथ, और तुम भी इन सब में शामिल थे। जस्ट बिकॉज़ इस बार मैंने तुम्हें बिना बताए ये सब किया तो तुम्हारी नजरों में मैं गलत हो गई? तुम्हें तब और अब में कोई फर्क नजर नहीं आता? नमन ने उसी टोन में जवाब दिया। किस बात की बात कर रहे हो तुम नमन? तब भी तो हम उसे रचित सभरवाल के पास ही उसे होटल रूम में भेजने वाले थे, मगर इत्तेफाक से वो वहां नहीं पहुंची थी। इस बार भी तो मैंने वही किया ना? नमन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। पायल सही कह रही थी, मगर फिर भी उसने पायल को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पायल तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जो चाहिए था वो सब मिल चुका है। उसकी कंपनी, उसका घर, सब कुछ तो ले लिया तुमने। यहाँ तक कि मैंने भी सोनल से अपने रिश्ते खत्म कर लिए। अब और क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज अब बस करो। बहन है वो तुम्हारी, और कुछ नहीं तो कम से कम इसी नाते बख्श दो उसे। मगर पायल अभी भी गुस्से में थी और नमन की कही कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उससे सीधा सवाल किया, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो या नहीं? मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का कैपिटल चेन पहले ही टूट चुका था। अब वो चाहकर भी कंपनी के फंड्स में से और पैसा नहीं निकाल सकती थी। सो इस वक्त उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ नमन सिंघानिया था। पायल, मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। नमन ने गहरी सांस लेकर अपनी नजरें उस पर से फेरते हुए कहा। उसकी बातों से उसके इरादे जाहिर हो रहे थे। पायल ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, तुम मेरे रोल के लिए डायरेक्टर को पैसे नहीं दोगे, राइट? ओह हाँ, मैं तो भूल गई थी ना। अगर तुमने मेरे लिए अपने पैसे खर्च किए तो बेचारी सोनल को बुरा लग जाएगा ना? या फिर तुम इस बात से डर रहे हो कि मेरी हेल्प करने के बाद सिद्धार्थ रॉय कपूर मेरे साथ तुम्हें भी टारगेट करने लगेगा? बोलो, डरते हो ना तुम सिद्धार्थ से? हाँ? What the hell are you saying, पायल? नमन ने अब एकदम से इरिटेट होकर कहा, क्यों? क्या गलत कहा है मैंने? हाँ? पायल ने भी गुस्से से भरकर उसे जवाब दिया, इस वक्त तुम अपने होश में नहीं हो पायल। जब तुम्हारा दिमाग सही तरीके से काम करने लगेगा तब मेरे पास आ जाना। इतना कहकर वो तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। पायल को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में आकर उसने डेस्क पर रखी सारी चीजें उठाकर जमीन पर फेंक दी। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पूरे केबिन की ही सारी चीजें तोड़ फोड़ डाली। पूरे केबिन को तहस नहस करने के बाद जब वो थक गई तो वहीं पड़ी चेयर पर बैठ गई। सोनल, तुम्हें क्या लगता है जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? जितना तुमने मुझे तड़पाया है ना उससे कहीं ज्यादा अब तुम्हें तड़पना होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सोनल ने बेचैनी से एक बार फिर घड़ी की तरफ नजर डाली। रात के 10 बज चुके थे, मगर सिद्धार्थ अभी तक घर वापस नहीं आया था।
कहीं वो अपने पुराने घर यानी कपूर मैंशन में तो नहीं चला गया। हालांकि इस बात की पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी, फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए उसने अपनी प्यारी सासू मां को कॉल कर दिया। मगर जाहिर है वो उनसे सिद्धार्थ के बारे में तो पूछ नहीं सकती थी, सो ये कॉल उसने केवल उनका हालचाल पूछने के बहाने से किया था। सेजल और उत्कर्ष उस वक्त डिनर कर रहे थे। सेजल तो सोनल से बात करके इतनी खुश हो गई कि उसने सिद्धार्थ के नेक्स्ट डे घर आने को भी कह दिया। 5 मिनट के अंदर सोनल को वहां का पूरा उसे सेइंग फायर। नमन ने अब एकदम से इरिटेट होकर कहा, क्यों, क्या गलत कहा है मैंने? इससे भी उसका मन नहीं भरा। तुम्हें क्या लगता है जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? जितना तुमने मुझे तड़पाया है ना उससे कहीं ज्यादा अब तुम्हें तड़पना होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। सोनल ने बेचैनी से एक बार फिर घड़ी की तरफ नजर डाली। रात के 10 बज चुके थे मगर सिद्धार्थ अभी तक घर वापस नहीं आया था। कहीं वो अपने पुराने घर यानी कपूर मैंशन में तो नहीं चला गया। हालांकि इस बात की पॉसिबिलिटी ना के बराबर थी, फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए उसने अपनी प्यारी सासू मां को कॉल कर दिया। मगर जाहिर है वो उनसे सिद्धार्थ के बारे में तो पूछ नहीं सकती थी, सो ये कॉल उसने केवल उनका हालचाल पूछने के बहाने से किया था। सेजल और उत्कर्ष उस वक्त डिनर कर रहे थे। सेजल तो सोनल से बात करके इतनी खुश हो गई कि उसने सिद्धार्थ के नेक्स्ट डे घर आने को भी कह दिया। 5 मिनट के अंदर सोनल को वहां का पूरा मेन्यू तक पता चल गया और साथ में ये भी कि आज यहाँ उनकी कुक ने जो चिकन सूप बनाया है ना वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। मगर ये फिर भी नहीं पता चल पाया कि सिद्धार्थ इस वक्त कहाँ है। सोनल ने बहुत प्यार से सेजल से बात की और उसे भरोसा भी दिला दिया कि जब कभी सिद्धार्थ के पास वक्त होगा वो दोनों जरूर कपूर मैंशन आ जाएंगे। सोनल ने हताशा से अपनी जगह पर बैठे बैठे चारों तरफ नजरें घुमाई। सिद्धार्थ के घर ना आने से वो थोड़ी परेशान जरूर थी मगर साथ ही साथ वो थोड़ी रिलैक्स भी हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ का सामना कैसे करेगी। आलिया ने जब उसे बताया कि सिद्धार्थ ने ही उसे कल की क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाला था तो उसके मन में सिद्धार्थ के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। लेकिन असल प्रॉब्लम ये थी कि उसके बाद क्या हुआ कि ना तो आलिया जानती थी और ना ही सोनल। सिद्धार्थ ने ड्रग्स के असर को दूर करने के लिए मेडिकेशन का यूज किया होगा या फिर जितना वो इस बारे में सोचती उतना ही उलझती जा रही थी। अगर सिद्धार्थ ने मेडिकेशन यूज किया होगा तब तो उसके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी। वो खुशी खुशी उसके सामने सिर झुकाकर उसके सारे गुस्से को सहन करने के लिए तैयार थी। लेकिन अगर उसने मेडिकेशन नहीं यूज किया होगा तो अगर उसने खुद ही सोनल की हेल्प की होगी तो जब फर्स्ट टाइम उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ था तब वो दोनों ही नशे की हालत में थे और उस रात क्या हुआ ये उन दोनों को भी याद नहीं था। सो इस बात का जिक्र भी कभी उन दोनों में से किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट सोनल तो अब वो सब भूलने भी लगी थी। लेकिन इस बार तो शायद सिद्धार्थ पूरे होश में था। ऐसे में उसके लिए सिद्धार्थ का सामना करना कितना एम्बैरेसिंग होगा। इस घर में यहाँ जिस वक्त सोनल खड़ी थी वो सिद्धार्थ का था। चाहे वो उससे कितना भी नाराज क्यों ना हो लेकिन आखिर में तो उसे लौटकर यहीं आना था ना। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फोन बजने की आवाज से उसका ध्यान उस तरफ चला गया। कॉलर आईडी की तरफ देखने के बाद उसे थोड़ी इरिटेशन होने लगी थी। आखिर नमन क्यों उसे बार बार कॉल कर रहा है। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद आखिर उसने कॉल रिसीव कर ही लिया। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से नमन की आवाज गूंजी, सोनल आर यू देयर? क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो नमन? सोनल की आवाज में इरिटेशन साफ साफ झलक रही थी। क्या मैं अब तुमसे बात भी नहीं कर सकता हूँ सोनल? इतना पराया कर दिया है तुमने मुझे। नमन ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहा, मुझे नहीं लगता अब हम दोनों के बीच बात करने लायक कुछ भी बचा है। सोनल ने कड़वाहट से भरकर कहा, नेवर माइंड। नमन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, एटलीस्ट तुम्हारा हाल चाल तो पूछ ही सकता हूँ ना, कैसे हो तुम? अच्छा, मेरा हाल चाल पूछकर अब आपको क्या मिल जाएगा जीजा जी? उसने जानबूझकर जीजा जी शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर देते हुए कहा। अगर सिर्फ यही पूछने के लिए तुमने मुझे कॉल किया है तो आई एम सॉरी, क्योंकि तुम अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो और साथ में मेरी एनर्जी भी, और मुझे कुछ भी बर्बाद करना पसंद नहीं है। नमन के होंठों पर एक हंसी फैल गई। जिस अंदाज में तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो ना, उससे मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। आई एम सो हैप्पी कि तुम ठीक हो। ओके, तुम आराम करो। नमन ने फिक्र जताते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा मुझे ठीक देखकर तुम खुश हो? मुझे क्या हुआ है? सोनल ने एकदम से चौंकते हुए पूछा। नमन सच सच बताओ मुझे, क्या जानते हो तुम? सोनल को शायद महसूस हो रहा था कि नमन कल रात के बारे में सब कुछ जानता है। अचानक से उसकी दिल की धड़कनें भी एकदम से तेज हो गई थी। एक पल में उसकी आंखों के आगे रजत सभरवाल का चेहरा घूम गया। तो क्या फिर से एक बार वही सब दोहराने की कोशिश की गई थी जो उस रात होटल ड्रीम पैलेस में हुआ था? सोनल का सवाल सुनकर नमन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके हाथ अपने फोन पर कस गए थे। एक पल में ही उसे सब समझ में आ गया कि सोनल के साथ क्या क्या हुआ होगा, मगर उसके सवालों का जवाब देने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। पायल के बहकावे में आकर वो एक बार सोनल की नजरों में अपनी इज्जत वैसे भी गंवा चुका था। पायल ने उसे अपने सो कॉल्ड प्यार और उन दोनों के अच्छे फ्यूचर का हवाला देकर उससे जो काम करवाया था, उसकी वजह से आज वो सोनल के सामने सिर उठाकर खड़ा भी नहीं हो पाता था। जितनी बार भी वो उन सबके बारे में सोचता था ना, उसका गिल्ट और भी बढ़ता जाता था। आखिर सोनल उसकी बचपन की दोस्त थी, दोनों एक साथ बड़े हुए थे, यहाँ तक कि उनकी शादी भी होने वाली थी। मगर फिर नमन के एक धोखे के बाद सब कुछ बदल गया था। अभी तो सोनल उसे पहले धोखे के लिए माफ भी नहीं कर पाई थी और उससे इतनी दूर हो गई थी। अभी वो उससे बाहर नहीं आ पाया था और पायल ने वही सब दोबारा कर दिया था। सो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोनल के सवाल का क्या जवाब दे। क्या कहे उससे कि उसके साथ कल रात जो कुछ भी हुआ इन सब में उसका कोई दोष नहीं, सब कुछ पायल ने किया था, या फिर उससे ये कह दे कि जब उसे पता चला कि पायल ने उसके खिलाफ ऐसी साजिश की है तो उसे भी पायल पर बेहद गुस्सा आया था। मगर सच तो यही था ना कि नमन सोनल के सामने चाहे जो भी एक्सप्लेनेशन दे, सोनल उस पर बिलीव नहीं करने वाली थी। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर ओके, प्लीज आराम करो। उसने धीरे से बस इतना ही जवाब दिया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सोनल ने हैरानी से एक बार अपने हाथों में पकड़े फोन की तरफ देखा। उसके बात करने के तरीके से सोनल को इतना तो समझ आ गया था कि नमन को सब कुछ पता है। उसकी बातों में अपने लिए फिक्र सोनल को साफ साफ महसूस हुई थी। अगर नमन ने उसके साथ ये सब नहीं भी किया था तो भी उसके बात करने के तरीके से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो जानता है कि असली कल्प्रिट कौन है, मगर वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर एक ही पल में सोनल की समझ में आ गया कि वो कौन हो सकता है। पायल के अलावा और कौन हो सकता है जो सोनल के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने के बारे में सोच सकता है? और नमन, वो उसके अलावा और किसे बचाने की कोशिश कर सकता है? आखिर पायल अब उसकी होने वाली वाइफ जो थी। फोन का मैसेज टोन बजा और सोनल का ध्यान उस तरफ चला गया। आलिया ने उसे एक वॉइस मैसेज भेजा था। जैसे ही उसने मैसेज ओपन किया, आलिया की एक्साइटमेंट से भरी हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजी, सोनल कहाँ है तू? जल्दी से एंटरटेनमेंट न्यूज़ देख,
तेरी वो बहन कम चुड़ैल जरा पायल, उसे उसकी शो प्यार है सिर्फ तुमसे से बाहर कर दिया गया है। यार मुझे तो ये न्यूज़ देखकर इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। पूरे दिन में इतनी परेशान थी कि एक बार भी न्यूज़ नहीं देख रही थी। ये न्यूज़ तो आज सुबह से ही चल रही थी यार। वैसे अच्छा ही हुआ, उस कमीने के साथ ऐसे होना चाहिए था। सोनल अभी भी बहुत परेशान थी, उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखने का। चुपचाप सोफे पर बैठकर उसने रिमोट से चैनल बदल दिया और जैसा कि आलिया ने बताया था, सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स पर इस वक्त प्यार है सिर्फ तुमसे की ही खबरें चल रही थी। न्यूज़ के साथ स्क्रीन पर बार बार कभी पायल तो कभी न्यू लीड एक्ट्रेस का चेहरा नजर आ रहा था। सारे चैनल्स शो की पिछली फुटेज चला रहे थे जिसमें पायल ने काम किया था। इसके साथ ही वो पायल के साथ न्यू एक्ट्रेस की कंपैरिजन भी करते जा रहे थे। प्यार है सिर्फ तुमसे बेहद कम वक्त में काफी पॉपुलर हो चुका था। उससे भी बड़ी बात यह थी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस शो का हिस्सा थे और इस शो को अब्बास दारूवाला जैसा नामी गिरामी डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा था। इस वजह से ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं थी। सोनल ने जितने भी चैनल्स बदले सब जगह यही न्यूज़ बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ चल रही थी। हालांकि ये सब देखने के बाद भी सोनल को कोई खास खुशी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसे इस बात की हैरानी ज्यादा थी कि इतने दिनों तक की शूटिंग हो जाने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हो गया कि पायल को अचानक शो से बाहर कर दिया गया। कहीं ना कहीं उसे इसके तार भी कल रात के इंसिडेंट के साथ जुड़ते हुए से महसूस हो रहे थे। आखिर डायरेक्टर के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था। वो लगातार टीवी की तरफ नजरें लगाकर बैठी थी जब एक बार फिर से उसका फोन बजने लगा। उसने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली जहां पर पायल का नाम शो हो रहा था। सोनल का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पहले रजत सबरवाल और फिर पायल की न्यूज़ और अब पायल का उसे कॉल आना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। एक एक करके सारे तार आपस में जुड़ते चले जा रहे थे। अब सोनल की भी समझ में कुछ आ गया था कि कल रात को एक साथ बहुत सारी चीजें हुई थी। तो आखिर अब पायल उसे क्यों कॉल कर रही है? शायद उसका मजाक उड़ाने के लिए कि एक बार फिर उसने उसे कितनी आसानी से ड्रग्स देकर रजत सबरवाल के पास भेज दिया था, या फिर ये जानने के लिए कि जिस मकसद से उसने उसे ड्रग्स दिया था वो पूरा हुआ भी है या नहीं। कुछ देर तक लगातार बजने के बाद फोन शांत हो गया था। ये देखकर सोनल ने राहत की सांस ली, मगर एक बार फिर से फोन बजने की आवाज सुनकर वो एकदम से उछल गई। स्क्रीन पर अब पायल की जगह नलिनी का नाम शो हो रहा था। सोनल ने घबराते हुए फोन को खुद से दूर कर दिया। उसे पता था अगर उसने कॉल रिसीव किया तो नलिनी उसे न जाने कितनी सारी कड़वी बातें सुनाएगी। काफी देर तक फोन बजता रहा। करीब 10 मिस्ड कॉल के बाद जब सोनल ने कॉल रिसीव नहीं किया तो नलिनी एकदम से नाराज हो गई। गुस्से से भरकर उसने एक मैसेज सोनल को भेज दिया। तुम्हें क्या लगता है सोनल, मेरे कॉल्स को इग्नोर करके तुम मुझसे बच जाओगी? मत भूलो इस घर में जयंत भाई साहब और कुमुद भाभी की सारी यादें बसी हुई हैं। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो कहीं मेरे गुस्से की आग में तुम्हारी वो सारी यादें जलकर राख ना हो जाए। सोनल ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा, गुस्से की एक तेज लहर उसके अंदर दौड़ गई। जिस हाथ से उसने फोन पकड़ रखा था वो इस वक्त बुरी तरह कांप रहा था। मेहता निवास जयंत मेहता की सालों की मेहनत का नतीजा था। सोनल की मॉम यानी कुमुद मेहता ने उसे बड़ी खूबसूरती से सजाया था। पूरे मेहता निवास में सोनल की उसके पेरेंट्स के साथ न जाने कितनी यादों भरी तस्वीरें और कुछ चीजों के रूप में बसी हुई थी। वो यादें ही तो थी जो सोनल के लिए सबसे बेशकीमती थी, जिसके लिए सोनल अपना घर वापस पाना चाहती थी। नलिनी ने सोनल से उसका सब कुछ तो छीन लिया था और अब वो उसे उसकी इन यादों से भी दूर करने की धमकी दे रही थी। सोनल को उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इस हद तक भी गिर सकते हैं। गुस्से में कांपते हाथों से उसने रिप्लाई में एक मैसेज टाइप किया, ओके फाइन, कहाँ आना है मुझे, और सेंड कर दिया। नेक्स्ट डे फैशन हब में अपनी डेली ड्यूटी को पूरा करने के बाद वो तेजी से उस कैफे की तरफ बढ़ गई जहां नलिनी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। हड़बड़ी में डोर ओपन करके वो जैसे ही अंदर घुसी तैसे ही किसी से पूरी तरह टकरा गई। आई एम सॉरी कहते हुए किसी ने उसकी बाहें थामकर उसे नीचे गिरने से बचा लिया। सोनल ने भी हड़बड़ी में संभलते हुए जवाब दिया, इट्स ओके, मेरा भी ध्यान कहीं और था। मगर जब उसने सामने नजरें उठाकर खड़ी शख्स को देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गई। डॉक्टर अमन, आप यहाँ? अब अमन की भी नजरें उस पर पड़ी। हे सोनल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने थोड़ी हैरानी के साथ कैफे की तरफ देखते हुए पूछा। वो मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी। सोनल ने थोड़ा हिचकते हुए जवाब दिया। ओके ओके, अमन ने उसे एक स्माइल देते हुए कहा। सोनल का मन तो बहुत हो रहा था उससे पूछने का कि सिद्धार्थ इस वक्त कहाँ पर है, मगर फिर उसे लगा कि शायद ये सही नहीं होगा। चाहे उनके रिलेशन जैसे भी हों, आखिर वो सिद्धार्थ की बीवी ही थी। अगर सिद्धार्थ के दोस्तों को उनके झगड़े के बारे में पता चल गया तो न जाने वो कैसे किस तरीके से उन दोनों का मजाक बनाएंगे। इसलिए उसे अमन से इस बारे में पूछना जरा रिस्की लग रहा था। तो उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए, मगर फिर अमन की आवाज सुनकर रुक भी गई। वेट अ मिनट सोनल, मगर ये कहते हुए वो जरा सा हिचकिचाया और फिर उसने पूछा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊं? एक्चुअली सिद्धार्थ मुझसे छोटा है, सो यू आर जस्ट लाइक माय यंगर सिस्टर। सोनल अचानक उसकी इस बात से थोड़ी सरप्राइज हो गई थी। नो इट्स ओके, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सोनल ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा। उसे ऐसे घबराते देखकर अमन को हंसी आ रही थी। ही वाज सो क्यूट। ओके, आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ। अमन ने अचानक सोनल से पूछ लिया। सोनल उसके सवाल से एकदम से चौंक गई। पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया कि अमन किस बारे में पूछ रहा है। अमन भी उससे सीधे सीधे खुलकर नहीं पूछ पा रहा था। अभी सोनल से वो इतना फ्रेंडली नहीं था और इनफैक्ट शायद ये दूसरी बार था जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो मैं पिछली रात के बारे में बात कर रहा था। अमन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसकी बात समझते ही सोनल अब और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगी थी। हाँ, आई एम ओके नाउ, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मगर ये कहती ही उसे कुछ याद आया और उसने एकदम से चौंकते हुए पूछा, आपको ये सब कैसे पता है? सिद्धार्थ ने मुझे कल घर पर बुलाया था तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए। अमन ने उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सोनल की आंखें हैरानी से फैल गईं। यू मीन आपने मेरा ट्रीटमेंट किया था? ऑफ कोर्स, बस एक इंजेक्शन और एक ड्रिप की जरूरत पड़ी और देखो तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। अमन ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका मतलब सब कुछ आपने किया? और वैसे भी इतने अच्छे डॉक्टर के होते हुए सिद्धार्थ को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती, राइट? खुशी से उछलते हुए सोनल ने बेध्यानी में कहा। उसकी बात सुनकर अमन को तेज हंसी आ रही थी। वो अच्छे तरीके से सोनल का मतलब समझ रहा था। वैसे कायदे से तो उसी को सब कुछ करना चाहिए था और वहां मेरी कोई जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए थी। अमन के इतना कहते ही सोनल का चेहरा उतर गया, जिसे अमन ने भी नोटिस किया। उसने तुरंत सीरियस होते हुए कहा, अब तुम्हें पता है सोनल, अगर मुझे वहां आने में थोड़ी भी देर हुई होती तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? जब मैं वहां पहुंचा था तब तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। सिद्धार्थ तुम्हें हॉस्पिटल भी नहीं लेकर जा सकता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग तुम्हें ऐसी हालत में देखें और फिर तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें बनाएं। अमन की बात सुनकर सोनल इमोशनल होने लगी थी। जिस सवाल ने उसे परेशान कर रखा था उसका जवाब अब उसे पूरी तरह से मिल चुका था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल पर एक बहुत भारी बोझ एक झटके से हल्का हो गया हो। सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की हो रही थी कि उसकी अनकॉन्शियस हालत में भी सिद्धार्थ ने उसके बारे में इतना सोचा और उसका पूरा ख्याल रखा। तभी अमन की आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटा। कहीं इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम दोनों ने झगड़ा तो नहीं कर लिया ना?
सोनल उसके सवाल को सुनकर स्पीचलेस हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अमन को सच पता या नहीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा, आपको कैसे पता हमारे बीच झगड़ा हुआ है? सोनल, बचपन का दोस्त है वो मेरा। कोई भी बात हो ना तो सबसे पहले मेरे साथ ही शेयर करता है। तुमने जो झगड़ा उसके साथ किया ना, उसे लेकर वो बहुत ज्यादा नाराज था और इसी गुस्से में वो कल रात ही बिजनेस ट्रिप के लिए अमेरिका चला गया है। तो कब बचपना खत्म होगा इस लड़के का? उसकी बात सुनकर सोनल का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। सिद्धार्थ उससे इतना ज्यादा नाराज था कि उसे छोड़कर वो इतनी दूर चला गया था। और तो और उसने सोनल को इस बारे में बताना तक जरूरी नहीं समझा था। कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा ऐसे ही करता है। अमन ने हल्के से उसके कंधे थपथपाते हुए कहा, वैसे अपने बड़े भाई की एक सजेशन मानोगी? सोनल ने हल्के से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। जब भी वो वापस आए ना, उससे सारी बातें खुलकर करना। सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने रिश्ते को खराब मत होने देना। कई बार सिर्फ बात करने से भी बात बन जाती है, इसलिए अपने मन में कोई भी बात मत रखना। और जो भी तुम्हें जानना या पूछना हो सीधे अपने हस्बैंड से पूछना, ओके? कहते हुए उसने प्यार से सोनल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, ओके बहुत वक्त ले लिया मैंने तुम्हारा। हाँ, तुम्हारे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे तुम्हारा। मुझे भी अब अपनी शिफ्ट के लिए लेट हो रहा है। वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्द से जल्द 1000 लाइक पहुंचाएं और फेवरेट स्टोरी का नाम कमेंट में बताएं।